नमस्कार साथियों, इतिहास जानने, समझने और पढ़ने के लिए आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था, एक बार पहले 5-7 मिनट हम वो रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बातों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो थी सिंधु सभ्यता की खोज। जो बिंदु हम पढ़ चुके हैं वो एक बार देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज, तो सिंधु सभ्यता की खोज के संदर्भ में हमने पढ़ा था कि 1826 में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले हड़प्पा के टीलों की और ध्यान आकर्षित किया था। उसके बाद जो पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, उसके महानिदेशक कनिंघम थे। फिर 1921 में कनिंघम के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल खोजा था और वो स्थल था हड़प्पा। तो वहां से नामकरण हो गया हड़प्पा सभ्यता। फिर उसके बाद हमने बात की थी नामकरण की, कि सिंधु सभ्यता को किन किन नामों से हम जानते हैं। उन सारी चीजों पे चर्चा की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक कालीन थी, कांस्य युगीन थी, और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है, नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। हितेश जांगीर, शालिनी सैनी, जया माथुर, गुड आफ्टरनून। तो उन सब पे बात की थी हमने कि उनको किस नामों से जाना जाता है। फिर हमने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पे हम बात कर चुके थे कि भाव चित्रात्मक या बुस्टोफेडन लिपि थी, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। आज तक उस लिपि को नहीं पढ़ा गया है। वेडल, आईडी महादेवन, फादर हैरास आदि कुछ इतिहासकार हैं, पी राजेंद्रन, उन्होंने पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन आज तक उसको सब पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। तो लिपि के बारे में बात की थी। फिर अगला हमारा जो बिंदु रहा था वो था नगर नियोजन और जल निकास। तो यहां पर हमने जिन चीजों पर चर्चा की थी वो ये थी कि सबसे बड़ी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन और जल निकास व्यवस्था थी। इसके समकालीन जो भी सभ्यताएं रही थी, जैसे चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उन किसी भी सभ्यता में, मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता, उन किन्हीं भी सभ्यताओं में ऐसा नगर नियोजन और जल निकास प्राप्त नहीं हुआ था। तो बिल्कुल हम भारतीय कम से कम ये तो महसूस कर सकते हैं कि जब दुनिया में लोग उतने उन्नत नहीं थे तो हम भारतीय उनसे कहीं ज्यादा उन्नत रहे हैं। हमने तब नगर बसा दिए थे, तो भारतीय काफी ज्यादा उन्नत रहे। तो इन कुछ बिंदुओं पे चर्चा की थी हमने। फिर एक चर्चा हमारी हुई थी कालक्रम पे, और मैंने बताया था आपको कि सारे डाटा हमें याद नहीं रखने हैं, केवल ये याद रखना है कि 2300 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का विस्तार रहा। और ये कार्बन 14 या डॉक्टर रोमिला थापर और डीपी अग्रवाल, उन इतिहासकारों के अनुसार ये वो इनसे सहमत है कि कालक्रम लगभग 2300 से 1750 बीसी रहा होगा, ईसा पूर्व रहा होगा। फिर हमने प्रमुख स्थल जो है उनके बारे में बात की थी। पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था, और हड़प्पा की खोज जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921। केवल वो तिथि याद रखनी है, एक मोहनजोदड़ो 1922। अदरवाइज कौन सा स्थल कब खोजा गया वो तिथियां हमें याद नहीं रखनी है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने बात की थी। हड़प्पा से हमें जो अवशेष मिले, 837 कब्रिस्तान, उर्वरता की देवी, 16 तांबे की भट्टियां, इन सारी चीजों पे हमने चर्चा की थी। फिर मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई, राखालदास बनर्जी ने की। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, सिंध पाकिस्तान में है। उन सारी चीजों के बारे में हमने बात की थी। अब मोहनजोदड़ो से जो प्रमाण मिले वो अन्नागार, स्नानागार, पशुपति का मोहर पर अंकन, मोहर पर वृषभ की आकृति, योगी की मूर्ति जिसने तिपतिया शॉल ओढ़ा हुआ है, उन सारी चीजों पे हम चर्चा कर चुके थे। उसके अलावा कालीबंगा की खोज और कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। गुड आफ्टरनून सर कसाना, सर मुझे कंफर्म करो एनसीईआरटी पैटर्न स्टडी करवा रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी पैटर्न ही स्टडी करवा रहे हैं। और बार बार आप मुझसे ये ना पूछे कि एनसीईआरटी पैटर्न स्टडी करा रहे हैं या नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी खुद रिसर्च की बुक से लिखता है। तो जो रिसर्च के लिए अप्रूव्ड बुक है उनसे खुद एनसीईआरटी लिखता है। तो
उनसे भी एनसीईआरटी से कहीं हायर लेवल पे आपको चीजें करा रहे हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप आश्वस्त रहें। और पूरा हाईली अपडेटेड आपको पढ़ाया जाएगा, जो कंटेंट पढ़ाया जाएगा पूरा पेपर वर्क करके। तो आप आश्वस्त रहें। आप खुद जब आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा तब आप खुद देखेंगे कि आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं वहां। ठीक है, अब इससे आगे की चर्चा हम शुरू करते हैं। तो अगला जो स्थल था वो था लोथल, और लोथल जो है वो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। लोथल अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। सबसे पहले हम अवस्थिति देखें कि लोथल कहां स्थित है। तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। 1957 में लोथल की खोज की थी SR राव। पूरा नाम अगर आप याद रखना चाहें तो आपकी श्रद्धा है, शिकारीपुरा रंगनाथन राव, ये पूरा नाम था SR राव का, लेकिन अपने लिए SR राव बहुत है। लोथल की खोज SR राव ने की थी, और लोथल को SR राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा था। SR राव ने ही लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा था। अब लोथल और धोलावीरा ये दोनों स्थल गुजरात में, और दोनों स्थल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना। मंजू कुमावत, भोगवा नदी, बिल्कुल आप देखिए कि लोथल की जो स्थिति है वो एक नदी है भोगवा, और एक नदी है साबरमती। साबरमती पे हम बार बार चर्चा करेंगे क्योंकि आधुनिक भारत में साबरमती बार बार आएगा। तो इनके संगम पर लोथल स्थित है। ऐसा नहीं है कि लोथल केवल भोगवा नदी के तट पर है, लोथल भोगवा और साबरमती दोनों के संगम पर स्थित है। तो यहां तक चीजें हुई कि लोथल कहां स्थित है, खोज किसने की थी। SR राव ने लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहा था, और भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर स्थित है। साबरमती हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे कि गांधी का दांडी मार्च जो हुआ था वो साबरमती आश्रम से ही शुरू हुआ था। और हम वैसे भी बहुत लोकप्रिय गीत रहा है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। वैसे ये हमेशा याद रखना कि गुजरात जो है वो गुजराती जो होते हैं वो बड़ी चतुर कौम होते हैं। हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि यूरोपियों को भारत लाने वाला पहला पथ प्रदर्शक अब्दुल मनिक या अब्दुल मजीद वो गुजराती था, जिसकी मदद से वास्को डी गामा पहुंचा। देश को आजाद कराने में बड़ा योगदान रहा मोहनदास करमचंद गांधी, वो भी गुजराती थे। और जो 1967-68 उत्खनन किया था थोड़ा बहुत जेपी जोशी ने, हितेश जांगीर। तो फिर हम पढ़ेंगे कि आज भी देश को गुजराती चला रहे। तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, कुछ ही चीजें आएंगी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी वो। अभी हम बात करते हैं इससे आगे। देखो ये गुजरात की अवस्थिति है, और यहां कौन सा स्थल था, यहां कौन सा स्थल था, लोथल था। अब हमें यहां से लोथल से अवशेष क्या क्या प्राप्त होते हैं, जो प्राप्त अवशेष हैं या प्राप्तियां हैं वो क्या क्या प्राप्त होती हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। लोथल से जो प्राप्तियां होती हैं वो क्या क्या होती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक तो ये लोथल को सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह किसको कहा जाता है, लोथल को कहा जाता है। अब देखिए शब्द से सीधा स्पष्ट है, ये बहुत बार हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह क्या था। पत्तन का मतलब होता है किनारा, तट। देखो पतन और पत्तन दोनों अलग अलग चीज है। पतन का मतलब होगा विनाश, जबकि पत्तन का मतलब होगा किनारा।
तो चूंकि तट पर स्थित था और यहां लोगों ने बंदरगाह, जिसे हम कह सकते हैं गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड विकसित किया। ऐसा नहीं था कि यह प्राकृतिक बंदरगाह था, यह कृत्रिम संरचना है जो यहां के लोगों ने विकसित की। गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड वो जगह जहां पर जहाज आके खड़े होते थे, तो वो कहां से प्राप्त हुआ? लोथल से प्राप्त हुआ। अभी हम और देखते हैं कि लोथल से हमें फारस की बेलनाकार मोहरें मिली। बेलनाकार, लोथल से हमें फारस की बेलनाकार मोहरें मिली। फारस मतलब मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता। यहां जो मोहरें चलती थी वो होती थी प्रमुख रूप से बेलनाकार मोहरें, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रचलित मोहरें रही वो रही वर्गाकार मोहरें। हम सिंधु सभ्यता की कला जब पढ़ेंगे तो मोहर और मोहर निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना सा जानना है कि भारत में जो मोहरें चलती थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो मुख्यतः वर्गाकार थी। ऐसा नहीं है कि वर्गाकार के अतिरिक्त मोहरें नहीं मिली, लेकिन प्रमुख रूप से मोहरें जो थी वो वर्गाकार थी। यहां से फारस की बेलनाकार मोहरें मिली। दूसरा, फारस से या मेसोपोटामिया, फारस मतलब ईरान, एक ही बात है। यहां से वर्गाकार मोहरें मिली, जबकि वर्गाकार मोहरें कहां प्रचलित थी? लोथल में प्रचलित थी। दो चीजें, एक मनके बनाने का कारखाना मिला लोथल से। मनके बनाने का कारखाना, यह हमें कहां से प्राप्त हुआ है? यह हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। मनके बनाने का कारखाना लोथल से प्राप्त हुआ है। अब ये मनके जो लोथल में बनाए गए वो कहां से मिले? वो हमें मिले फारस से। अब ये सारी चीजें हम एक बार देखते हैं रिलेट करके कि यहां एक चीज और, सुमेरियन नावों के, वही मेसोपोटामिया मतलब सुमेरियन सभ्यता मैंने बताया था, सुमेरियन नावों के 5 मॉडल, या मॉडल को हम डमी कह सकते हैं, मॉडल को हम डमी कह सकते हैं। ये कहां से प्राप्त हुए हमें? ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। अब यहां जो मोहरें चलती थी वो वहां से मिली और वहां जो मोहरें चलती थी वो यहां से मिली। दूसरी चीज कि गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड या बंदरगाह के प्रमाण मिले जहां पर जहाज आकर खड़े होते थे। अब स्वाभाविक सी बात है कि जहाज इस दिशा में तो चलेंगे नहीं, जहाज इस दिशा में नहीं चलेंगे, तो ये जहाज किस ओर चलते थे? यहां से इस ओर। स्वाभाविक सी बात है कि जो सुमेरियन सभ्यता है वहां के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया गया है, मेलुहा। एक शब्द प्रयोग में लिया गया है मेलुहा। तो इन लोगों का सिंधु वासियों से व्यापारिक संबंध या किसी भी तरह का कोई सांस्कृतिक संबंध रहा होगा, यह निश्चित है। तभी ये मोहरें वहां गई और वहां से मोहरें यहां आई। यहां से गए जो मन के वो वहां मिले, यहां बंदरगाह के प्रमाण मिले और बंदरगाह पर नावों के मॉडल मिले। और वो नावों के मॉडल कहां की नावों के मॉडल हैं? सुमेरियन नावों के मॉडल हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन लोगों का वहां से व्यापारिक संबंध तो था। तो लोथल बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, हर हाल में हमें याद रखना है लोथल की सारी चीजें। तो ये तो कुछ बातें हुई मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता से संबंध की। यहां तक की चीजों में जो हमें याद रखना है कि जो मेसोपोटामियाई अभिलेख है उनमें सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया है? मेलुहा कहा गया है। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कहा जाता था। लोथल से गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड के प्रमाण मिले। गोदीबाड़ा हम उस जगह को कहते हैं जहां पर जहाज आकर खड़े होते थे। दूसरा, फारस की बेलनाकार मोहरें लोथल से प्राप्त हुई। मनके बनाने का कारखाना लोथल से प्राप्त हुआ। लोथल के अतिरिक्त, सर ये गोदीबाड़ा क्या है? वो जगह जहां पर जहाज आके
खड़े होते थे। आप सीधा सा शब्दों में समझ सकते हैं कि जहाजों के लिए गोदी, वो जगह जहां पर जहाज आके खड़े होते थे, बंदरगाह, तो वो गोदीवाड़ा है। सुमेरियन नावों के 5 मॉडल या डमी कहां से मिले? तो वो मिले लोथल से। ये अभी हाल ही में, मेरे हिसाब से महीना नहीं हुआ है पूरा, तो वहां पर यूपी टेट नहीं, सॉरी, यूपीपीसीएस जो एग्जाम हुआ है, तो यूपीपीसीएस एग्जाम में ये पूछा है कि सुमेरियन नावों के 5 मॉडल कहां से मिले। तो सुमेरियन नावों के 5 मॉडल कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। आपको हाईली अपडेटेड पढ़ाया जाएगा, पूरी चीज टारगेट कर करके पढ़ाई जाएगी कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाना है। अब आप कंटेंट तैयार कर रहे हैं या नहीं, और आप अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। आप जहां तक कहेंगे वहां तक चीजें समझाई जाएंगी। आपको जो भी समझना हो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। ये सारी चीजों के प्रमाण हमें कहां से मिले? लोथल से मिले। अब और आगे चलते हैं कि लोथल से किस चीज के प्रमाण मिले। लोथल से कौवा व लोमड़ी, कौवा व लोमड़ी का चित्रांकन मिला है। तो कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ये पंचतंत्र की कहानियां जो हैं, पंचतंत्र की कहानियां जो हैं, सर जी लाइव क्लास का फिक्स टाइम नहीं है क्या सर? बिल्कुल, यही क्लास आप सुबह भी देख सकते हैं। बाकी अभी 1-2 दिन में पूरा शेड्यूल जो है वो व्यवस्थित हो जाएगा। अभी सर का स्टूडियो का काम चल रहा था, तो 1 आध दिन थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहा आपका क्लास, तो 1-2 दिन में बिल्कुल पूरा व्यवस्थित क्लास चल जाएगा। अभी लाइव ही क्लास चल रही है। तो कौवा व लोमड़ी का चित्रण कहां से मिला है? लोथल से। और इसका साम्य किन से बैठाया जाता है? पंचतंत्र। आपने इस रीट के प्री में ये पंचतंत्र जरूर पढ़ा होगा, ये विष्णु शर्मा ने लिखा था और गुप्त काल की रचना है पंचतंत्र। मूल रूप से यह रचना कौन से काल की है? गुप्त काल की रचना है। इस पंचतंत्र में इसका विषय पॉलिटिक्स है, राजनीति है। हम ऐसा सोचते हैं कि ये बंदर भालुओं की कहानियां हैं, ये बंदर भालुओं की कहानियां नहीं है, उसका विषय राजनीति है। पशु पक्षियों के माध्यम से वहां राजनीति समझाई गई है। और दुनिया की सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित पुस्तक भी कौन सी है? पंचतंत्री है। इस पंचतंत्र का साम्य इस चित्रण से बैठाया जाता है। तो कौवा व लोमड़ी का चित्रण कहां से मिला? पंचतंत्र से मिला। एक 3 युगल समाधियां या युग्म समाधियां कह लें, एक ही बात है। युगल मतलब जोड़ा, युगल मतलब जोड़ा, अर्थात पुरुष और महिला, पुरुष अथवा महिला दोनों को एक साथ दफनाया गया है। और ऐसा राव का ऐसा मानना है, शिकारीपुरा रंगनाथन राव का ऐसा मानना है कि यह संभवतः किसका प्रमाण है? ये सती प्रथा का प्रमाण है। और अगर हम ऐसा राव को ठीक मानते हैं तो उनके अनुसार तो फिर भारत के इतिहास में सती प्रथा का प्राचीनतम प्रमाण हमें कहां से प्राप्त होगा? लोथल से प्राप्त होगा। खैर, आप ये याद रखें कि SR राव ने ये जो 3 युगल समाधियां मिली हैं, उन 3 युगल समाधियों को सती प्रथा का प्रमाण माना है। युगल मतलब जोड़ा, पुरुष और महिला दोनों को एक साथ दफनाया गया है। अब तब तक आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि लोथल के अलावा युग्म समाधि का प्रमाण कहां से मिला है? पहला प्रश्न आपके लिए ये है। बिल्कुल, अभी हितेश जांगीर जी थोड़ा सा आगे चले, हाथी दांत का पैमाना भी बताएंगे। तो मैं क्वेश्चन ये रख रहा था आपके सामने कि जो युग्म समाधियां उसके प्रमाण लोथल के अलावा कहां से मिले, और एक मन के बनाने का कारखाना लोथल के अलावा कहां से मिला है। उन प्रश्नों के जवाब दीजिए आप, 2 प्रश्नों के। तो SR राव ने इनको सती प्रथा का प्रमाण माना है। अगले स्लाइड पे हम चर्चा करते हैं हाथी दांत का पैमाना। हाथी दांत का पैमाना। तो हाथी दांत का पैमाना, देखो पैमाना हम कहते हैं स्केल को, या अपन
जो राजस्थान में अधिकांश जो शब्द बोला जाता है उसे कहा जाता है फुट्टा। फुटा जो होता है उसे पैमाना कहा जाता है। तो ये हाथी दांत का पैमाना जो है, इसके प्रमाण कहां से मिले हैं? लोथल से हाथी दांत के पैमाने के प्रमाण मिले हैं। वैसे पैमाना जो है वो पैक को भी कहा जाता है ना। मुझे कई बार, और मुझे बहुत अच्छी मूवियों में से एक जो लगती है, अमिताभ बच्चन की एक मन का चन्हूदरो, बिल्कुल सही आंसर। चन्हूदरो मन का बनाने का प्रमाण किरण शेखावत, जया माथुर, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि युगल समाधियां या युग्म समाधि और कहां से प्राप्त हुई? यहां के अलावा, लोथल के अलावा युग्म समाधि के प्रमाण कहां से मिलते हैं? एक आपने अगर देखा हो तो शराबी मूवी जो है, ऐसा नहीं है कि इसको नोट्सों में नोट डाउन कर लो, मैं केवल एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो शराबी मूवी जो है, वहां पे अमिताभ बच्चन का एक प्रसिद्ध डायलॉग है, बहुत फेमस रहा वो, कि आज उतनी भी मयस्सर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो पैमाना पैक को भी कहा जाता है। आपको तो याद रखना है कि हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला या स्केल कहां से मिला? तो वो मिला लोथल से। एक बार हम एक अग्निकुंड के प्रमाण हमें कहां से मिले? अग्निकुंड के प्रमाण हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। तो ये लोथल से प्राप्त हुए कुछ अवशेष हैं जो आपको किरण शेखावत, युगम समाधिया, कालीबंगा, जया माथुर, बिल्कुल सही है। कालीबंगा से, कालीबंगा और लोथल, इन दोनों से युग्म समाधियां मिली हैं, और लोथल और चन्हूदरो, इन दोनों से हमें मन के बनाने के कारखाने मिले। एक अग्निकुंड के प्रमाण कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। लोथल अहमदाबाद गुजरात में है। 1957 में SR राव, शिकारीपुरा रंगनाथन राव, उन्होंने लोथल की खोज की और उन्होंने लोथल को कहा है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। जिन नदियों के संगम पर यह स्थित है वो है भोगवा और साबरमती। ये एग्जैक्ट भोगवा नदी लिखा मिलेगा आपको अधिकांश जगह, लेकिन सही ये है कि ये साबरमती और भोगवा नदियों के संगम पर स्थित है। अब लोथल से हमें अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए? एक तो लोथल को पतन नगर या बंदरगाह कहा जाता है। यहां से गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड के प्रमाण मिले। गोदीवाड़ा वो जगह जहां जहाज आकर खड़े होते थे। तो लोथल का मेसोपोटामिया या सुमेरिया या फारस के साथ व्यापारिक संबंध रहा था। इस बात के प्रमाण ये हैं कि लोथल से फारस की मोहरें मिली और फारस से लोथल की मोहरें मिली। दूसरा, लोथल मनके बनाने का कारखाना रहा था, और वो मनके बनाने के जो कारखाना था, वहां जो मनके बनते थे वो फारस से मिले। ये इस बात का प्रमाण है कि दोनों के बीच संबंध रहा था। अभी रीट का जो प्री हुआ वहां आपके टॉपिक भी था कि वृहत्तर भारत, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। तो क्या ये भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार नहीं था? ये बिल्कुल भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार था। तो वहां अपन ये बिंदु पढ़ते, लेकिन अब वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अब हमें लोथल में पढ़ना है। फारस की बेलनाकार मोहरें लोथल से मिली, मन के बनाने का कारखाना लोथल से मिला। सुमेरियन नावों के 5 मॉडल या डमी कहां से मिले? लोथल से मिले। और ये अभी हाल ही में जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ है वहां पर पूछा भी गया है कि नावों के 5 मॉडल सुमेरियन नावों के, तो वो कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। कौवा व लोमड़ी के प्रमाण कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। इसका साम्य पंचतंत्र की कहानियों से लगाया जाता है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे और पंचतंत्र का विषय पॉलिटिक्स था। वहां पशु पक्षियों के माध्यम से पॉलिटिक्स समझाई गई है। खैर, 3 युग्म समाधियां मिली लोथल से। युग्म मतलब जोड़ा, पुरुष और महिला जो दोनों को साथ दफनाया गया है। और SR राव ऐसा मानते हैं कि ये सती प्रथा के प्रमाण है। अब कमेंट बॉक्स में आप ये कमेंट का क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भारतीय इतिहास में सती प्रथा के प्राचीनतम प्रमाण या भारतीय इतिहास में सती प्रथा के पहले अभिलेखीय प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं? ऐसा कौन सा अभिलेख जिस पर सती प्रथा का उल्लेख है? हाथी दांत का पैमाना या स्केल हमें कहां से मिला है? ये कुछ वर्ड मैं साफ कर देता हूं जो आपके किसी काम के नहीं है।
हाथीदांत का पैमाना या स्केल कहां से मिला है? तो हाथीदांत का पैमाना या स्केल लोथल से मिला है। अग्निकुंड के प्रमाण कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। आप एक बार क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण भारतीय इतिहास में कहां से प्राप्त होता है? कौन सा अभिलेख? और यह अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एक लोथल से कंपास और याद कर लेना आप। कंपास मतलब दिशा सूचक यंत्र, ये एक ही बात है। कंपास या दिशा सूचक यंत्र के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो कंपास या दिशा सूचक यंत्र के प्रमाण लोथल से मिले। एरन अभिलेख बिल्कुल सही है, रवि कीर्ति नहीं। एरन अभिलेख रवि कीर्ति का नहीं है। भानुगुप्त एक राजा हुए, उनका एक अभिलेख है एरन अभिलेख 510 ईस्वी, और उस अभिलेख पर उनके एक सैनिक का नाम है गोपराज। तो उस अभिलेख पर ऐसा उल्लेख है कि गोपराज जो है वो युद्ध में मारा गया और गोपराज की पत्नी जो है वो सती हुई थी। तो ये जो एरन अभिलेख है ये सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण है, 510 ईस्वी का है। यहां से सती प्रथा शुरू मानी जाती है भारत के इतिहास के संदर्भ में, और बाकी आगे जब ये चर्चाएं आएंगी तो वहां पर हम चर्चा करेंगे। अब अगला जो प्रमुख स्थल है वो है धोलावीरा। अगला जो प्रमुख स्थल है वो कौन सा है? धोलावीरा, और धोलावीरा कच्छ गुजरात। धोलावीरा कच्छ गुजरात में है। खोज धोलावीरा की है 1967-68 में जेपी जोशी या जगपति जोशी ने की थी, और उत्खनन जो है वो 1990-91 में रविंद्र सिंह बिस्ट या आर.एस. बिस्ट, रविंद्र सिंह बिस्ट, उन्होंने इसका उत्खनन किया था। मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं, गोपराज की पत्नी सती हुई थी। जितेंद्र कटारिया बिल्कुल सही आंसर है, गोपराज की पत्नी सती हुई थी। मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं कि डाटा आधारित हमें नहीं पढ़ना है, दो ही डेट याद रखनी है सिंधु घाटी सभ्यता में, 1921 और 1922। एक तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई और एक मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई। वो ही दो तिथियां याद रखनी है। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां कालीबंगा जरूर महत्वपूर्ण रहेगा, बाकी और हमें तिथियां याद नहीं रखनी है। तो धोलावीरा कच्छ गुजरात में है। खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी, और उत्खनन 1990-91 में रविंद्र सिंह बिस्ट ने उत्खनन किया था। अब यहां से हमें किस किस चीज के प्रमाण प्राप्त होते हैं? एक तो यहां से हमें स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहां से किसके प्रमाण प्राप्त होते हैं? स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त होते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि स्टेडियम अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी में स्टेडियम को क्या कहते हैं? और वो क्वेश्चन पूछा हुआ है HTET PGT में। आप ये बताइए कि स्टेडियम को हिंदी में क्या कहते हैं। उन्होंने स्टेडियम लिख के क्वेश्चन नहीं पूछा था, इस स्टेडियम को हिंदी में क्या कहते हैं ये लिख के क्वेश्चन पूछा था। तो स्टेडियम के प्रमाण आपको कहां से मिलते हैं? धोलावीरा से मिलते हैं। एक साइन बोर्ड, जल्दी कमेंट करके बताइए आप कि स्टेडियम को हिंदी में क्या कहते हैं। एक साइन बोर्ड, या साइन बोर्ड को हिंदी में कहते हैं सूचना पट। किसी भी सरकारी कार्यालय में जाते हैं या शिक्षण संस्थान में हम जाते हैं तो हमें साइन बोर्ड लगा हुआ मिलता है, और उस साइन बोर्ड पर सूचनाएं लिखी हुई मिलती हैं। तो सूचना पट या साइन बोर्ड के प्रमाण जिस पर 10 अक्षर लिखे हुए हैं,
जिस पर 10 अक्षर वो ही भावचित्रात्मक या बुस्टोफेडन लिपि में लिखे हुए हैं, उस साइन बोर्ड या सूचना पट के प्रमाण हमें मिलते हैं धोलावीरा से। कमेंट करके बताइए कि स्टेडियम को हिंदी में क्या कहते हैं हम। मातृभाषा पर थोड़ा तो फोकस किया कीजिए। खैर, मातृभाषा पर आप तब तक कमेंट कीजिए। मातृभाषा से मुझे याद आया कि हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो पता नहीं कौन सी दिशा में और कितना बेहतरीन कार्य कर रहा है। प्रवीण, जयराम जी की उन्होंने एक शब्द गंवार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो व्याकरण की पुस्तक आती है वहां इसके संदर्भ में लिखा हुआ है गांव में रहने वाला व्यक्ति गंवार। मैं तो कम से कम इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, क्या ये गलत नहीं है? ये बिल्कुल गलत है। इस शब्द का ट्रांसलेशन सही होना चाहिए, या तो वो व्यक्ति की जिसे ज्ञान नहीं हो उसे हम गंवार कह सकते हैं। गांव में रहने वाला व्यक्ति बिल्कुल गंवार नहीं है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये देसी गांवों में बसता है, भारत गांवों में बसता है। क्रीड़ा स्थली, हाँ बिल्कुल क्रीड़ा स्थली भी कह सकते हैं, लेकिन क्रीड़ा स्थली के लिए तो अंग्रेजी में एक अलग टर्म है, प्लेग्राउंड, है ना। देखो मैं आपको बताता हूं, एचटेट में पूछा था पीजीटी में कि रंगभूमि के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलते हैं। तो रंगभूमि में प्राचीनतम प्रमाण जो है वो, रंगभूमि के प्राचीनतम प्रमाण जो है वो कहां से मिलते हैं? धोलावीरा से मिलते हैं। यदि महाभारत सीरियल थोड़ा बहुत देखा हो या महाभारत पढ़ा हो, तो जब पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूरी होती है, उनकी शिक्षा पूर्ण होती है, तो उसके बाद आचार्य द्रोण जो है वो उनको प्रदर्शित करते हैं हस्तिनापुर की जनता के सामने, और वहीं रंगभूमि का आयोजन होता है, और जहां वो अपने रण कौशल का प्रदर्शन करते हैं कौरव और पांडव, और वहीं उस रंगभूमि में आगमन होता है कर्ण का। तो रंगभूमि भी कहा जाता है। स्टेडियम को एग्जैक्ट वर्ड में कहेंगे रंगभूमि, वो जगह जहां खेल के कार्यक्रमों का आयोजन होता हो। आपने बिल्कुल, क्रीड़ा स्थली वैसे सही हो सकता है, लेकिन इसके लिए अंग्रेजी में एक अलग टर्म है, प्लेग्राउंड। खैर, साइन बोर्ड या सूचना पट के प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो साइन बोर्ड या सूचना पट के प्रमाण धोलावीरा से मिलते हैं। उस पर 10 अक्षर अंकित है, उस सूचना पट पर 10 अक्षर अंकित है। अब अगली स्लाइड पे एक कृत्रिम बांध मिला है धोलावीरा से, एक कृत्रिम बांध मिला है धोलावीरा से। अब सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन या जल संरक्षण या जल संग्रहण, कोई सा भी शब्द हम यूज में ले सकते हैं, वहां तो पूछा गया था उन्नत जल प्रबंधन के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलते हैं, किस स्थल से मिलते हैं? तो धोलावीरा से मिलते हैं, क्योंकि बांध जो है वो अपने आप में ही किस बात का प्रमाण है? उन्नत जल प्रबंधन या जल संरक्षण का ही प्रमाण है, और जल संग्रहण का भी प्रमाण है, क्योंकि बांध जो है वो पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। बाद में खूब सारा गाइडों ने लिखा कि जल प्रबंधन, लेकिन पहले ये केवल ये लिखा मिलता था कृत्रिम बांध। थोड़ा सा लॉजिक लगाना था कि बांध जो है वो जल प्रबंधन का उदाहरण हो सकता है, या जल संरक्षण का उदाहरण हो सकता है, या जल संग्रहण का उदाहरण हो सकता है। एक धोलावीरा से राज्यसभा, धोलावीरा से राज्यसभा और नेवले के प्रमाण मिले हैं। एक जीव होता है नेवला, आप बिल्कुल सभी जो है राजस्थानी लोग तो कम से कम बिल्कुल क्लियर जानते होंगे कि नेवले के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलते हैं। ये तो जानते ही होंगे कि नेवला किस प्रकार का जीव होता है। तो नेवले के प्रमाण जो है वो हमें कहां से मिलते हैं? धोलावीरा से मिलते हैं। और राज्यसभा के प्रमाण, राज्यसभा के प्रमाण कहां से मिलते हैं? धोलावीरा से मिलते हैं। वैसे एक चीज मैं थोड़ा बताना भूल गया आपको, पिछला स्लाइड,
प्लस नहीं, पिछला स्लाइड। देखो धोला का मतलब होता है सफेद, और पंजाबी भाषा में या गुजराती भाषा में वीरा का शब्द होता है कुआ। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सफेद कुआ। कहीं मान लो जैसे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछ लेते हैं कि काले रंग की चूड़ियां, वैसे ही धोला वीरा, धोला हम कहते हैं सफेद, और कुआ का मतलब होता है कुआ, वो वीरा का मतलब होता है कुआ। तो इन सभी चीजों के प्रमाण कहां से मिलते हैं? वो प्रमाण मिलते हैं हमें धोलावीरा से। तो अगला जो स्थल है वो हम लेते हैं बनावली, फतेहाबाद। फतेहाबाद हरियाणा जो है, वहां से कौन सा स्थल प्राप्त होता है? बनावली प्राप्त होता है। वहां से कौन सा स्थल प्राप्त होता है? बनावली प्राप्त होता है। अब बनावली से हमें किस किस चीज के प्रमाण मिलते हैं और कहां पर यह स्थित है? तो ये फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। ये रंगोई नदी के तट पर है। घग्गर में एक छोटा नाला मिलता है रंगोई, उसके तट पर है, या आप सीधा याद रख सकते हैं कि घग्गर नदी के तट पर है। वैसे भी शुरुआती दौर में जो सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्रम में खोजे गए, जबकि बाद में जो स्थल है वो उस क्रम में खोजे गए जहां पहले कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी बहती थी, और वर्तमान में कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है। तो ये रंगोई जो है वो घग्गर में एक नाला मिलता है छोटा सा, तो अब उसे नदी का नाम दे दिया गया है। बाकी रंगोई नदी के तट पर कौन सा स्थल स्थित है? बनावली। और खोज की थी R.S. बिष्ट ने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज की थी। बनावली की जगह आपको बहुत जगह बनवाली लिखा मिलेगा, लेकिन ज्यादा चिंता का विषय वो बिल्कुल भी नहीं है, सही शब्द बनावली है। अब यहां से हमें किस किस चीज के प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो अब देखिए, एक तो मिट्टी से बना हल, मिट्टी से बना हल, मिट्टी को पका के टेराकोटा बनाया जाता था, और टेराकोटा से बनी हल की आकृति कहां मिली है, या हल का मॉडल कहां से मिला है? यह हल का मॉडल मिला है बनावली से। यह सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह सेकंड ग्रेड एसएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मिट्टी से बना हल के प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो वो प्रमाण मिलते हैं बनावली से। एक यहां से जल निकासी का अभाव मिला है, मतलब बनावली में जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे ही कुछ प्रमाण चनौदलों से भी मिले थे कि वहां दुर्ग के अवशेष नहीं मिले थे, झूकर और झांगर संस्कृति के अवशेष मिले थे, जबकि यहां पर जल निकास का अभाव मिला है। उसके अलावा यहां पर वॉश बेसिन के प्रमाण मिलते हैं। वॉश बेसिन को हम हिंदी में कहेंगे धावन पात्र। वॉश बेसिन को हिंदी में कहेंगे धावन पात्र। तो धावन पात्र के प्रमाण कहां से मिले हैं? धावन पात्र के प्रमाण मिले हैं बनावली से। देखो, धावन पात्र अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि वो लोग जो थे वो समृद्ध लोग थे। बनावली में रहने वाले लोग समृद्ध लोग थे, और इसीलिए जो बनावली है इसको समृद्ध लोगों का नगर भी कहा जाता है। समृद्ध लोगों का नगर किसको कहा जाता है? तो समृद्ध लोगों का नगर जो है वो
बनावली को कहा जाता है। धावन पात्र के प्रमाण यहां से मिले हैं। एक तारांकित सड़कें, तारांकित सड़कें, तारांकित सड़कें हम सीधा सा समझ सकते हैं कि इस तरह स्टार, इस तरह की सड़कों के प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो इस तरह की सड़कों के प्रमाण बनावली से मिलते हैं। जबकि हमने पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, चौराहे पर मिलती थी, घरों के दरवाजे पीछे की ओर गली में खुलते थे। तो इस तरह की व्यवस्था यहां से नहीं मिली है। यहां से किस तरह की सड़कें मिली हैं? तारांकित सड़कें मिली हैं, स्टार बना हुआ था। एक यहां से बाणाग्र, तीर का जो आगे का हिस्सा होता है उसे कहा जाता है बाणाग्र। तीर मतलब बाण, और बाण का जो आगे का भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? बाणाग्र कहा जाता है ना। और हमारे यहाँ तो इस बाणाग्र का उपयोग आजकल, चूंकि युद्धों में तो बाणाग्र का उपयोग बंद ही हो गया, तो इन जगहों पर बाणाग्र का उपयोग होता है, इन जगहों पर बाणाग्र का उपयोग होता है। और एक अलग धारणा कि हम भारतीय वास्तव में विशिष्ट लोग हैं। पूरी दुनिया में जो दिल है, जो वो ब्लड फिल्टर करने का काम करता है, लेकिन हमारे यहाँ सोचने का काम ही दिल करता है। इसके लिए कहीं हद तक भारतीय सिनेमा भी जिम्मेदार है। तो उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा ने खूब हमें दिखाया, हमारा दिल आपके पास है, आपका दिल हमारे पास है। मतलब उन्होंने गानों में ही हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिए, हृदय जो है वो उनका ट्रांसप्लांट कर दिया, एक से दूसरी जगह स्थापित कर दिए। तो फिर धीरे धीरे हमने उनको अपनाना शुरू किया। बाकी एक मात्र देश जहां दिल सोचने का कार्य करता है, जहां तक मेरी समझ है, वो भारत ही है। अदरवाइज बाकी सारी दुनिया में जो दिल है, हार्ट जो हमारा है, वो ब्लड को पंप करने का और फिल्टर करने का कार्य करता है। तो ये बाणाग्र जो है उसके प्रमाण कहां से मिलते हैं हमें? बाणाग्र के प्रमाण हमें बनावली से मिलते हैं। एक बार कुछ चीजों को रिपीट करते हैं। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफेद कुआं। धौला मतलब सफेद, बहुत सारे गांवों में लड़कों के नाम भी धौला मिल जाएंगे। तो सफेद और वीरा माने कुआं। ये कच्छ गुजरात में है। जगपति जोशी ने खोज की थी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने यहां पर उत्खनन किया था। स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं। स्टेडियम को हम क्रीड़ा स्थली भी कह सकते हैं। वैसे एग्जैक्ट स्टेडियम के लिए जो हिंदी वर्ड आएगा वो कौन सा आएगा? रंगभूमि। तो रंगभूमि के प्रमाण कहां से मिलते हैं हमें? धौलावीरा से। साइन बोर्ड या सूचना पट्ट, आप किसी भी सरकारी कार्यालय जाएंगे या शिक्षण संस्थान जाएंगे तो वहां आपको साइन बोर्ड लगा हुआ मिलेगा जिसपे सूचनाएं लिखी जाती है। आगामी सूचनाएं जहां पर लिखी जाती हैं, उस सूचना पट्ट के प्रमाण मिले। और उस सूचना पट्ट पर कितने अक्षर लिखे हुए थे? 10 अक्षर भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे हुए हैं। ये सारे प्रमाण हमें कहां से प्राप्त होते हैं? तो ये सारे प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं धौलावीरा से। बांध कहां गया? एक धौलावीरा से हमें कृत्रिम बांध के प्रमाण मिले हैं। जो उन्नत जल प्रबंधन बांध जो है वो जल भराव के लिए काम आता है। वहां पर जल का संग्रहण किया जाता है या जल का संरक्षण किया जाता है। तो उन्नत जल प्रबंधन, जल संरक्षण या जल संग्रहण के प्रमाण हमें कहां से प्राप्त होते हैं? तो वो प्रमाण प्राप्त होते हैं हमें धौलावीरा से। एक राज्यसभा के प्रमाण प्राप्त होते हैं और एक नेवले के प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं? धौलावीरा से हमें नेवले के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगला स्थल था बनावली। समृद्ध लोगों का शहर नगर कहा जाता है। फतेहाबाद हरियाणा में है। रंगोई नदी के तट पर है और रंगोई घग्गर की सहायक मानी जाती है। वैसे एक नाला है, बाकी कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है। खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। खोज इसकी रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। और यहां से जो प्रमाण मिले हैं उनमें मिट्टी का बना हल, ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सेकंड ग्रेड में ही नहीं, हर पीसीएस के, हर स्टेट पीसीएस में, आरएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हर स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो आप जरूर याद रखें कि मिट्टी से बना हल्का मॉडल कहां से मिला है, तो वो कहां से मिला है, बनावली से मिला है। यहां पर जल निकासी का अभाव था। वोस्वेसिन या धावन पत्र के प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो वोस्वेसिन या धावन पात्र के प्रमाण जो है वो हमें बनावली से मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये समृद्ध लोगों का शहर रहा होगा, समृद्ध लोगों का शहर रहा होगा। तारांकित सड़कें, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जबकि बनावली में तारांकित सड़कों के प्रमाण मिले हैं। और बाणाग्र कहां से मिले हैं, तो बाणाग्र हमें मिले हैं बनावली से। अब कुछ चीजें ये प्रमुख स्थल से थे और कुछ प्राप्तियां थी। इसके अलावा कुछ चीजें जो हमको फैक्ट याद करनी है। दूसरा, किस स्थल की खोज कब हुई या कहां हुई, तो ये तो किसने की, ये आपको लास्ट में एक पेज जो है वो शो कर दिया जाएगा, वहां से आप एक साथ लिख सकते हैं। कुछ और स्थल जो बच गए, कुछ और स्थल जो यहाँ के अलावा बचते हैं और जिनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण हमें प्राप्त हो जाते हैं, हम एक बार वो और देख लेते हैं कि कौन कौन से स्थल से हमें क्या क्या प्रमाण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। गुजरात में स्थल है सुरकोटड़ा। एक गुजरात में स्थल है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा गुजरात से है। हमें घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती हैं। सुरकोटड़ा गुजरात से हमें घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि घोड़े के इससे पहले हमने जितने स्थल जो पढ़े, उन कौन कौन से स्थल से हमें घोड़े के प्रमाण प्राप्त होते हैं और घोड़े के क्या प्रमाण प्राप्त होते हैं, वो थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक हम पढ़ते हैं कि सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती हैं। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि बहुत जगह ये लिखा हुआ है कि घोड़े के प्रमाण प्राप्त नहीं होते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, घोड़े के प्रमाण प्राप्त होते हैं, लेकिन आपको यहां समझना यह है, लिखना भी यही है कि मानव जो है सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधुवासी जो है वो घोड़े से परिचित नहीं था। वो उसका उपयोग नहीं जानता था कि घोड़े का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, तो वो घोड़े का उपयोग बिल्कुल भी नहीं जानता था। संभवतः वो घोड़े के वेग से डरता था, तो इसलिए उसने घोड़े का उपयोग सिंधु काल में नहीं किया। और ना ही यहां से लोहा इसके प्रमाण मिलते हैं। तो सुरकोटड़ा से हमें घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती हैं। एक गुजरात में ही स्थल है रंगपुर। यहां से हमें धान की भूसी, यहां से हमें धान की भूसी प्राप्त होती है। देखो, चावल और धान दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। धान हम कहेंगे जब तक चावल के ऊपर खोल हो, और चावल हम कहेंगे जब उस खोल को हटा दिया जाए। तो यहां पर आप एक नोट लिख लेना कि सिंधु घाटी सभ्यता में, मैं लिख के ही पूरा बता रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के प्राचीनतम प्रमाण लोथल से प्राप्त होते हैं। अब ये मैं वहां लोथल में भी बता सकता था, लेकिन इसलिए नहीं बताया क्योंकि रंगपुर में हम पढ़ते हैं कि यहां से धान की भूसी प्राप्त हुई है। अब धान हम तब कहते हैं चावल को जब चावल के ऊपर खोल जो होता है वो हो, जब चावल के ऊपर कवर हो तब उसे धान कहा जाता है। वो कवर हटने के बाद चावल कहा जाता है। तो चावल के तो प्रमाण कहां से मिले हैं? लोथल से। जबकि धान की भूसी कहां से मिली है? रंगपुर, गुजरात से मिली है। रंगपुर को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है क्योंकि कालीबंगा की तरह रंगपुर में जो
भवन है, कालीबंगा की तरह रंगपुर में जो भवन है वो कच्ची ईंटों से बने थे, इसलिए रंगपुर को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। तो ये प्रमाण यहां तक सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो, सर चूरू से राम राम, बिल्कुल जयपुर से राम राम, पूरे भारत से, अखंड भारत से राम राम। और जहां तक भारत का विस्तार जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य महान शासक, उस पूरे भारत से आपको राम राम। खैर, घोड़े की अस्थियां कहां से प्राप्त होती हैं? तो घोड़े की अस्थियां सुरकोटड़ा से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो घोड़े के प्रमाण मिले हैं, लेकिन मानव घोड़े से परिचित नहीं था। रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त होती है, और सिंधु सभ्यता में चावल के प्राचीनतम प्रमाण हमें कहां से प्राप्त होते हैं? लोथल से प्राप्त होते हैं। वैसे भारतीय इतिहास के संदर्भ में इस चावल के प्राचीनतम प्रमाण कोल्डी हवा से प्राप्त होते हैं, और कोल्डी हवा है यूपी में। लेकिन कोल्डी हवा पाषाणकालीन स्थल है, और पाषाण काल से हमें ज्यादा संबंध नहीं है। जया माथुर, हा हा, बेहतर था कि हंसने के इमोजी भेज देते। खैर, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से हमें चावल के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं, लेकिन वो पाषाण काल का स्थल है, पत्थरों के युग का स्थल है, इसलिए वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाना है। लेकिन कोल्डी हवा यूपी से हमें चावल के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल से हमें चावल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। जरूर याद रखना है आपको कि धान की भूसी जो है वो तो रंगपुर से, और चावल के प्रमाण हमें कहां से प्राप्त होते हैं? लोथल से प्राप्त होते हैं। राम राम, जो भारत से राम राम पे चर्चा कर रहे थे कुछ समय पहले, ऐसा मत सोचना कि हम विषय से थोड़ा सा इतर जा रहे हैं। एक बार मैं बता देता हूं कि कुछ समय पहले सरसंघ संचालक मोहन भागवत, उन्होंने कहा था कि आगामी वर्षों में हम अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। अब ये शब्द बोलने में तो बड़ा आसान है, अखंड भारत, लेकिन कौन से अखंड भारत की बात कर रहे थे उन्होंने ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। अखंड भारत से बहुत सारे मतलब निकल जाएंगे कि एक तो बप्पा रावल राजस्थान में जब हम पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि उन्होंने गजनी तक पे अधिकार कर दिया था, वहां अपने भांजे को उन्होंने राजा बनाया था। हम शुरू से देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस को पराजित किया था तो काबुल, कंधार, मकरान और हेरात वो उपहार में मिले थे। हेलेना है वो भी गिफ्ट में आई थी उनके साथ, ठीक है। तो उस अखंड भारत जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसका निर्माण किया था, या वो अखंड भारत जिसका निर्माण कनिष्क ने किया था, कनिष्क ने चीनी सेनानायक पांचाओं को पराजित किया था और अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य स्थापित किया था, या वो उस अखंड भारत की बात कर रहे थे, या एक वो भारत जब चोल शासक राजराज चोल और राजेंद्र चोल ने श्रीलंका का उत्तरी भाग जीता था, जबकि राजेंद्र चोल ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत दिया था। और श्रीलंका के राजा उस समय हुआ करते थे महेंद्र पंचम, महेंद्र फिफ्थ। उनको बंदी बना के वो भारत ले आए थे और यहीं पर जेल में, कैद में उनका देहांत हुआ। तो उस अखंड भारत की बात कर रहे थे। या वो अखंड भारत जब जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था और काबुल, कंधार उसके साम्राज्य का हिस्सा थे। तो मुगलों ने जब भारत को जीता तब काबुल, कंधार उसके साम्राज्य का हिस्सा थे। शाहजहां के काल में अंतिम रूप से काबुल, कंधार भारत से बाहर चले गए, उसके बाद कभी भारत का हिस्सा नहीं रहे। या वो भारत जिसे अंग्रेजों ने, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने जो क्षेत्र जीते और भारत का विस्तार किया, उस अखंड भारत की बात कर रहे थे। तो अखंड भारत की परिभाषाएं अपनी अपनी है, बाकी ये कंसेप्ट अपने कोई काम का नहीं है। मैंने थोड़ा सा चर्चा का विषय रहा था कुछ समय पहले, इसलिए आपको बता दिया। अब हम वापिस से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमने यहां तक की चीजें पढ़ ली थी कि सुरकोटड़ा गुजरात से घोड़े की अस्थियां प्राप्त होती है, रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त होती है, और कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से भारत में चावल के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। लेकिन यह स्थल पाषाण काल का है और पाषाण काल जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सिंधु कालीन किस स्थल से हमें चावल के प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो वो प्रमाण प्राप्त होते हैं
लोथल से। शेखा जी की जन्मभूमि से प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो ये सारी चीजें आपको कुछ याद रखनी है। कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि नोट्स अच्छे से बना पा रहे हैं या नहीं। और आप अभी आपकी जल्द ही ये कोर्स पूरा होने के बाद आपका प्रैक्टिस शुरू कराया जाएगा और निश्चित रूप से आश्वस्त रहना, सिंधु घाटी सभ्यता या भारत का जो सिलेबस है इतिहास का, उसमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप अगर अच्छे से मेहनत कर पाए तो। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि केवल कहने सुनने की बातें हैं, कहने में इंप्रेसिव लगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपको बहुत भयंकर हाईली अपडेटेड कंटेंट पढ़ाया जाएगा, पूरा पेपर वर्क करके पढ़ाया जाएगा। जिस भी एंगल से क्वेश्चन बनता है वो हर एंगल से आपको क्वेश्चन समझाए जाएंगे। तो आप बस लगातार जुड़े रहें, शेयर करते रहें, आप लाइक करें। ताकि डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत आगे जाए। आप लगातार प्रयास करें, सर को सहयोग करें आप। अब हम कुछ और चीज देखते हैं। और कहां से क्या क्या प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल ये दो जगह हैं जहां से हमें युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं। तो कालीबंगा से जो युग्म समाधियां प्राप्त हुई है वो है 1, और लोथल से जो हमें युग्म समाधियां प्राप्त हुई है वो है 3। इन्हीं के आधार पर ऐसा अनुमान है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा का प्रचलन रहा था। और एसआर राव का तो इन 3 युग्म समाधियों के आधार पर स्पष्ट रूप से मत है। चित्तौड़गढ़ से प्रणाम, जय मेवाड़, बिल्कुल जय मेवाड़, जय भारत। तो लोथल से युग्म समाधियां प्राप्त हुई है 3, और सती प्रथा का इन्होंने प्रमाण माना है एसआर राव ने इन 3 युग्म समाधियों को। एक स्थल है रोपड़, पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे है। यहां रोपड़ में मानव के शव के साथ, मानव के शव के साथ कुत्ता दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। लोथल में मानव के शव के साथ लोथल नहीं सॉरी रोपड़ से मानव के शव के साथ कुत्ता दफनाए जाने के, मानव के शव के साथ कुत्ता दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। सर नोट्स में लिखो। मैं 3 बार एक चीज को भाषा बना के रिपीट कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि नोट्स में लिखने की आवश्यकता है, आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। अगर आप इस वे में भी नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो हर चीज बोर्ड पे नोट डाउन करने में बोर्ड भर जाएगा, फिर पूरा ऐसा लगेगा जैसे बुक पढ़ाई जा रही हो। आप थोड़ा सा खुद लिखने की कोशिश करें, आप आराम से लिख पाएंगे। हर चीज बिंदु बना के मैं समझा रहा हूं कि रोपड़ पंजाब में है, कौन सी नदी के तट पर है, सतलज नदी के तट पर है, और मानव के शव के साथ कुत्ता दफनाए जाने के प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो रोपड़ से मिलते हैं। वैसे मानव के शव के साथ कुत्ता दफनाए जाने के प्रमाण जम्मू कश्मीर में एक स्थल है बुरजहोम। तो बुरजहोम कश्मीर में है। यहां से 2 प्रमुख प्रमाण मिलते हैं। एक तो गर्तावास, तो गर्त माने गड्ढा और आवास माने घर। गर्त धन आवास, गड्ढे में घर। क्या आज गड्ढे में घर बनते हैं? जी बिल्कुल बनते हैं। बेसमेंट जो है वो क्या है, वो गड्ढे में घर ही है। तो आज गड्ढे में घर बनते हैं आज भी। जम्मू कश्मीर में चूंकि शीतलहर चलती थी, बर्फ गिरती थी, तो उससे बचाव के लिए उन्होंने गर्तावास बनाए होंगे। और यहां मानव के शव के साथ क्या दफनाया गया है, मानव के शव के साथ कुत्ता दफनाया गया है। लेकिन यह स्थल जो है यह पाषाण काल का है, वही कोल्डी हवा की तरह। यह स्थल कौन से काल का है, पाषाण काल का है, पत्थरों के युग का है। यह आपके सिलेबस में पाषाण काल नहीं है। तो मानव के शव के साथ कुत्ता दफनाए जाने के प्रमाण हमें कहां से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं, रोपड़ से मिलते। बार बार लोथल क्यों दिमाग में आ रहा है, कहीं दिमाग में कुछ फीड तो नहीं हो गया है। मानव के शव के साथ कुत्ता दफनाए जाने के प्रमाण हमें रोपड़ से मिलते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें
याद रखनी है। वैसे एक जनरल सी बात है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो पहला स्थल जिसका उत्खनन हुआ, पहला स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला उत्खनित स्थल वो भी कौन सा था? रोपड़ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला उत्खनित स्थल लोथल था। और एक लोथल और चन्होद्रो, लोथल और चन्होद्रो, इन दोनों स्थलों से मनके बनाने के कारखाने, मनके वो जो मालाओं में पहने जाते हैं, वो मनके बनाने के कारखाने कहां से मिलते हैं? लोथल और चन्होद्रो से। मनके बनाने के कारखाने से याद आया, सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी एक्सप्लेन भी कर देंगे। आप एक बार कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि भारत के खिलाफ मोतियों की माला नीति किस देश ने लागू कर रखी है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप एक बार कमेंट में आंसर बताइए कि भारत के खिलाफ मोतियों की माला नीति किस देश ने लागू कर रखी है। उसके बाद बताते हैं कि मोतियों की माला नीति है क्या। यहां तक अपन देखते हैं कि लोथल और चन्होद्रो से मनके बनाने के कारखाने मिले, कालीबंगा और लोथल से युग्म समाधियां मिली, और लोथल से जो युग्म समाधियां मिली है उनको एस.आर. राव ने सती प्रथा का प्रमाण माना है। इसीलिए हम आगे जब इनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्थाएं पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि सती प्रथा का प्रचलन था या नहीं था। तो अनुमान है केवल ऐसा कि सती प्रथा का प्रचलन था। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के तट पे मानव के शव के साथ कुत्ता दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं यहां से। यह सिंधुकालीन स्थल है रोपड़, इसलिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे प्राचीनतम प्रमाण मानव के शव के साथ कुत्ता दफनाए जाने के बुरझोम से मिलते हैं, वहां से गर्तावास भी मिला है और मानव के शव के साथ कुत्ता भी दफनाया हुआ है, लेकिन वो पाषाण काल का स्थल है, वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला उत्खनित स्थल, तो पहला उत्खनित स्थल कौन सा था? रोपड़ था। वीण, जानवी, जया माथुर, चाइना, बिल्कुल सही आंसर है। आपको एक बार बता देते हैं इसके बारे में, जस्ट 2 मिनट लगेंगे कि ये मोतियों की माला नीति क्या है। यहां इस दिशा में बांग्लादेश, और यहां पर एक बंदरगाह चटगांव, नीचे श्रीलंका, और यहां पर एक बंदरगाह है हम्बनटोटा। इस श्रीलंका ने भारत के नाक में दम कर रखा है और इस श्रीलंका को यह नहीं पता। हाँ, और पाकिस्तान में एक बंदरगाह ग्वादर। श्रीलंका ने भारत के नाक में दम कर रखा है। आजकल ये चीन का बड़ा शुभ चिंतक बना हुआ है, इसको ये नहीं पता कि भारत के नक्शे में श्रीलंका फोकट में आ जाता है। इन लोगों को ये नहीं पता कि कभी चोलों का जब भारत में शासन रहा था तो राजेंद्र चोल ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत के रख दिया था और वहां के राजा को बंदी बना के यहाँ तब तक जेल में रखा था, तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। आज ये श्रीलंका जो है वो भारत को आंखें दिखा रहा है। तो ये तीनों बंदरगाह 3 दिशा में, ग्वादर पाकिस्तान में है, ये तीनों बंदरगाह 3 दिशाओं में भारत के हैं। ये सैन्य दृष्टि से चीन के पास अधिकृत है और गले में माला इसी तरह पहनी जाती है। इस तरह से ही हम गले में माला पहनते हैं। तो ये चीन की भारत के खिलाफ, भारत को घेरने के लिए मोतियों की माला नीति है। और हम्बनटोटा सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, लेकिन वहां हम्बनटोटा इसलिए पूछा था कि सेकंड ग्रेड के सिलेबस में एक टॉपिक है सेकंड ग्रेड एसएस में कि भारत की विदेश नीति, तो वहां पर यह क्वेश्चन पूछा था। हम्बनटोटा श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का कारण है ये हम्बनटोटा बंदरगाह। बांग्लादेश में चटगांव और पाकिस्तान में ग्वादर। ये नीति कहलाती है मोतियों की माला नीति। ये नीति कहलाती है मोतियों की माला नीति और ये भारत के खिलाफ किस देश की है? चीन की है। एक बार थोड़ा सा आप इसको भी नोट डाउन कर लेना कि जनरल सी चीज है, कहीं किसी पेपर में पूछ ले।
अब आगे चलते हैं हम। अब आप एक हेडिंग बनाइए, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक व्यवस्था, ये बिंदु बनाइए। भारत को घेरने की नीति बिल्कुल सही है। खैर, चाइना की नीति है। बांग्लादेश जो कभी माननीय इंदिरा गांधी, भारत के सहयोग से जो बांग्लादेश पाकिस्तान से जिसको गुलामी से मुक्ति मिली, वो बांग्लादेश आज भारत को आंखें दिखा रहा है और भारत को घेरने की नीति में चीन का सहयोग कर रहा है। खैर, समय समय की बात होती है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी इकबाल ने कहा था कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। तो भारत था, है और अनंत काल तक रहेगा। हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम समाज। हमने ये देखा कि नगर दो भागों में बटे हुए थे, दुर्ग और निचला नगर। नगर दो भागों में बटे हुए थे, दुर्ग और निचला नगर। दुर्ग और निचला नगर, इन दो भागों में नगर बटे हुए थे। दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र कहा जाता है जिसको, एक ही बात है, गढ़ माने किला ही होता है। तो इन दो भागों में बटे हुए थे। अब दुर्ग में स्वाभाविक सी बात है कि राजन्य वर्ग रहता होगा। राजन्य वर्ग से मतलब क्षत्रिय वर्ग से नहीं है यहां, या राजन्य वर्ग से मतलब है उस वर्ग से जिसका भी शासन रहा हो सकता है व्यापारियों का शासन रहा हो सकता है पुरोहितों का शासन रहा हो, या हो सकता है कि जो शस्त्रधारी वर्ग था उसका शासन रहा हो। इस बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन राजन्य वर्ग रहता होगा। और निचला नगर जो है वहां पर सामान्य वर्ग रहा होगा। श्रमिक आवास मिले हैं, श्रमिकों के लिए अलग से आवास बनाए हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो स्वाभाविक सी बात है कि वर्ग विषमता थी, वर्ग विषमता थी, समाज वर्गों में बटा हुआ था। अब यहां ध्यान देने लायक चीज जो है वो ये है कि वर्ण व्यवस्था नहीं थी या वर्ण विषमता नहीं थी, वर्ण बिल्कुल अलग अवधारणा है। अगला टॉपिक होगा हमारा वैदिक सभ्यता, वहां हम पढ़ेंगे ऋग्वेद का 10वां मंडल, 10वां मंडल में भी पुरुष सूक्त। वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दिव्य पुरुष अर्थात ब्रह्मा, उसके मुख से ब्राह्मणों की, उसकी भुजाओं से क्षत्रियों की, उसकी जांघों से वैश्यों की और उसके पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति होगी। वो होगी चतुर्वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण, चतुर्वर्ण व्यवस्था। तो ये कौन से काल में शुरू होगी ये वर्ण व्यवस्था? ये शुरू होगी अपने लिए वैदिक काल में, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ग विषमता थी। इस टर्म को जरूर याद रखिएगा कि वर्ण विषमता और वर्ग विषमता में फर्क है। तो नगर जो है वो 2 भागों में बटे हुए थे, दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत निचला नगर। इसका एक अपवाद है और वो है धौलावीरा। इसका अपवाद क्या है? धौलावीरा। ये 3 भागों में विभक्त था। धौलावीरा जो है वो कितने भागों में विभक्त था? 3 भागों में विभक्त था। अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था।
दुर्ग, निचला नगर, यहां से बीच में मध्यम नगर मिला है। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जो कितने भागों में विभक्त था? 3 भागों में विभक्त था। तो धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था, जरूर याद रखना है। यहां तक की चीजों में हमने देखा कि वर्ग विषमता थी, नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। अब स्वाभाविक सी बात है कि एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि नगर जो होते हैं, शहर जो होते हैं, वहां पे घरों में पुरुष का शासन होता है या महिलाओं का शासन होता है? जल्दी कमेंट में बताइए आप। और इसी के साथ ये भी बताइए कि अगर घरों में पुरुष का शासन हो तो परिवार एकल रहते हैं या संयुक्त रहते हैं, और अगर घरों में महिलाओं का शासन हो तो परिवार संयुक्त रहते हैं या एकल रहते हैं? आप जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। अब मैंने पढ़ाया था आपको कि नवपाषाण काल में अधिशेष बचना शुरू हुआ, और अधिशेष जो है वो गांवों से बाहर आया। तो गांवों से बाहर कहां पर पहुंचा? नगरों में पहुंचा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नगरों में पुरुषों का शासन होता है या महिलाओं का शासन होता है? तो यहां तक की चीजों में जो है वो समाज जो है वो वर्गीकृत था, वर्ग विषमता थी, नगर 2 भागों में बटे हुए थे। जो ये है वो निचला नगर और दुर्ग। दुर्ग को गढ़ी क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ संभवतः सामान्य वो राजन्य वर्ग रहा होगा। सामान्य वर्ग निचले नगर में रहता था, और यहाँ से निचले नगरों में से श्रमिक आवास प्राप्त हमें होते हैं। श्रमिक आवास प्राप्त होते हैं, और श्रमिक आवास अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि वर्ग विषमता यहाँ पर रही थी। अब ये जो दुर्ग इन लोगों ने बनाए थे, जो दुर्ग जो बनाए हुए थे, ये जो दुर्ग क्षेत्र बनाया हुआ था, ये दुर्ग बनाए इन्होंने, किले बनाए, दुर्ग मतलब किले, तो वो यहां पर प्राप्त हुए हैं। अब ये किले बनाए किस लिए थे इन लोगों ने? तो सिंधुवासी शांति प्रिय लोग थे। सिंधुवासी शांति प्रिय थे, वो युद्ध प्रिय नहीं थे। जबकि वैदिक सभ्यता में आएगा कि सिंधुवासी जो है, वो जो वैदिक आर्य थे, वो युद्ध प्रिय थे, ये शांति प्रिय लोग थे। तो फिर अगर शांति प्रिय ही थे तो किलों की आवश्यकता इनको क्यों थी? तो किलों की आवश्यकता इनको इसलिए थी कि पशु पक्षियों से, पक्षियों से तो क्या, पशुओं से या जानवरों से इनको सुरक्षा प्राप्त रह सके, इसलिए इन लोगों ने किले बनाए। मनोरंजन के जो साधन थे इनके वो थे, स्वाभाविक सी बात है कि मनोरंजन रहा था। और हमने बताया था आपको, कोई कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, तो मनोरंजन के साधनों में नृत्य कला प्रमुख रूप से रहा होगा। एक शतरंज, वैसे एग्जैक्ट वर्ड पासे का खेल, द्यूत, पासे के खेल को हम द्यूत क्रीड़ा भी कहते हैं, वो मनोरंजन के साधनों में था। उसके अलावा पशुओं की लड़ाई, पशुओं की लड़ाई और पशुओं के साथ मानवों की लड़ाई, ये सिंधु घाटी सभ्यता में गांव में पुरुषों का, नगरों में महिलाओं का, दोनों का। सर धोलावीरा किसी आइसलैंड पर है शायद। धोलावीरा अभी बता देते हैं आपको किस आइसलैंड पर है। आप चिंतित ना हुआ कीजिए, आप तो क्वेश्चन रखें, आपको तुरंत आंसर मिलेगा।
कहाँ गया धोलावीरा? अभी देख लेते हैं धोलावीरा किस आइसलैंड पर है। ये रहा हमारा धोलावीरा। दो नदियां हैं, मानहर और मानसेहरा। मानहर और मानसेहरा, इन दोनों के बीच एक आइसलैंड है कादिरा। तो धोलावीरा जो है वो कादिरा द्वीप पर है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाने लायक नहीं है, कादिरा द्वीप पर है। जया माथुर, मानहर और मानसेहरा दो नदियां हैं, उनके बीच में कादिरा द्वीप है, वहां पर धोलावीरा है। और धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था। गुजरात के किसी आइसलैंड पर है, कादिरा नाम है उसका। ठीक है, अब हम वापस वहीं चलते हैं जहां हम पहुंच चुके थे। तो समाज वर्गीकृत था, जिस तरह से आपको लिखना है। वर्ग विषमता थी। नगर 2 भागों में बटे हुए थे, निचला नगर और दुर्ग टीला, 2 भागों में बटे हुए थे। इसका अपवाद है धोलावीरा, जो 3 भागों में विभक्त था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। सामान्य वर्ग जो है वो निचले नगर में रहता था, जबकि राजन्य वर्ग जो है वो संभवतः कहां पर रहता होगा? दुर्ग टीले में रहता होगा। वर्ग विषमता यहां पर विद्यमान थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था वैदिक काल की टर्म है। मैं एक बार साफ कर देता हूं ये चीजें। वर्ण व्यवस्था है जो वो वैदिक काल की टर्म है। तो धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था। अब दुर्ग यहां से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों से। आप तब तक कमेंट में बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से दुर्ग के प्रमाण नहीं मिलते हैं। मैंने पढ़ाया है आपको। तो दुर्ग मतलब किले। अब किले इन लोगों ने बनाए क्यों थे? ये शांति प्रिय लोग थे, ये युद्ध प्रिय नहीं थे। तो इनकी जो संरचनाएं मिली हैं वो युद्ध लड़ने लायक किले नहीं। ऐसा नहीं है कि चित्तौड़गढ़ बना दिया था इन लोगों ने। केवल पशुओं से सुरक्षा के लिए, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए इन्होंने किले बनाए। मनोरंजन के साधनों में पशुओं की लड़ाई प्रमुख रूप से था। मनोरंजन के साधनों में पशुओं की लड़ाई प्रमुख रूप से था। नृत्य कला, मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा से काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति मिली है, जबकि मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो पुरुष और महिला जो दोनों थे, पुरुष और महिला दोनों के मनोरंजन के साधनों में क्या था? दोनों के मनोरंजन के साधनों में नृत्य कला था। पासे का खेल, इसको कहेंगे द्यूत क्रीड़ा, या उसी का आधुनिक रूप कहलाता है शतरंज। ये इनके मनोरंजन के साधनों में था। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट से स्लाइड पे। तो नगरीय सभ्यता थी, और स्वाभाविक सी बात है कि नगर में, शहरों में, ऐसा मत सोचना कि मैं कोई फिक्स करके बता रहा हूं। मैं आपको केवल याद करने का तरीका बता रहा हूं थोड़ा सा, है ना। जया माथुर चनहूदड़ो से, बिल्कुल चनहूदड़ो से किलाबंदी के प्रमाण नहीं मिलते। तो नगरीय सभ्यता थी, और नगर जो है वहां परिवार मातृसत्तात्मक होते हैं। ये जो चीज मैं बता रहा हूं, इससे कहीं मेरे निजी विचार मत समझ लेना इन्हें। ये केवल मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद करने में सुविधा रहे। तो मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। नारी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता था। हड़प्पा से एक मृण मूर्ति मिली है जिसमें महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, और मार्शल ने ऐसा कहा है कि वो कौन रही होगी? जॉन मार्शल का ऐसा मत है कि वो महिला कौन रही होगी? पृथ्वी माता रही होगी। तो महिला को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता था। दूसरी चीज, सर्वाधिक मात्रा में जो मृण मूर्तियां मिली हैं, मृण मूर्तियां, टेराकोटा मूर्तियां जो मिली हैं वो नारी की मिली हैं। तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि परिवार संभवतः मातृसत्तात्मक रहे होंगे। और मातृसत्तात्मक परिवार जहां रहते हैं वहां एकल परिवार व्यवस्था पाई जाती है। नगरों में आप देखते हैं कि अधिकांश परिवार एकल ही रहते हैं, शहरों में अधिकांश परिवार
एकल ही रहते हैं। वैसे सामूहिक परिवार, संयुक्त परिवार जो है, उसमें जिनका बचपन बीता होगा वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सामूहिक परिवार में जीने का आनंद ही कुछ और होता है। एकल परिवार बिल्कुल अलग अवधारणा है। एक नाम सबने सुना होगा, मैकाले, जिनको लॉर्ड मैकाले कहते हैं। तो मैकाले ने कभी कहा था, भारत में अंग्रेजी को एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज या प्रशासनिक भाषा बनाने वाला व्यक्ति मैकाले ही था। तो मैकाले ने कहा था कि यदि हमें भारत को ध्वस्त करना है तो दो चीजें समाप्त करनी पड़ेंगी, एक तो गुरुकुल और दूसरा संयुक्त परिवार प्रणाली। और उन्होंने वो ही किया। हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे जब अच्छे से पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह से वो चीजें की। वो केवल एक दिन का परिणाम नहीं थी, वो उनकी पूर्व नियोजित योजना थी। ये केवल समझाने की दृष्टि से है कि नगर में अधिकांश परिवार एकल रहते हैं और परिवार मात्र सत्तात्मक रहते हैं। इसके विपरीत जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि परिवार संयुक्त थे, और संयुक्त परिवार थे तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। जहां जहां घर में, समाज में पुरुषों का शासन होता है वहां पर परिवार संयुक्त पाए जाते हैं, और गांवों में, ग्राम जो है उनमें घरों में पुरुष का शासन होता है। तो ऐसा थोड़ा सा याद करने के लिए, इन्हें मेरा निजी विचार मत समझ लेना। अब आगे चलते हैं। तो महिला को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता था, मतलब नारी की उपासना होती थी। तो परिवार मात्र सत्तात्मक थे, नगरीय सभ्यता थी, परिवार मात्र सत्तात्मक थे, एकल परिवार व्यवस्था थी। सर्वाधिक मात्रा में नारी की मृणमूर्तियां मिली। नारी को उर्वरता की देवी के रूप में उसकी उपासना होती थी। हड़प्पा से जो मूर्ति मिली है उसको मार्शल ने पृथ्वी माता माना है। वो ऐसा माना है उन्होंने कि वो संभवतः धरती माता रही होगी। वहां पर महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। अब ये और कौन कौन सी धार्मिक चीजों में विश्वास रखते थे? तो सूर्य पूजा का प्रचलन था। मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिलते हैं, और स्वास्तिक चिन्ह किसकी उपासना का प्रतीक है? सूर्य पूजा की उपासना का प्रतीक है। एक बार आप सभी जो ऑनलाइन है वो ये बताएं कि नोट्स बनाने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर दिक्कत आ रही है तो फिर पूरा बोर्ड पे नोट डाउन करके पढ़ाया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। सूर्य पूजा का प्रचलन था। आप जरूर एक बार थोड़ा सा कष्ट करें, है ना? तो कमेंट करके बताएं कि आप अच्छे से नोट्स बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। अगर नोट्स बनाने बहुत जरूरी है आपको, कि जिस दिन आप रिवाइज करेंगे इन नोट्सों को एग्जाम से पहले, तो ये आपको सीधा दिमाग पे छपेगा दोबारा से। तो एक बार आप कमेंट में जरूर बताएं कि नोट्स आप अच्छे से बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। खैर, सूर्य पूजा, स्वास्तिक चिन्ह जो है वो अपने आप में किसकी पूजा का प्रमाण माने जाते हैं? स्वास्तिक चिन्ह सूर्य की पूजा का प्रमाण माने जा रहे हैं। हितेश जांगीर नहीं बना पा रहे? नहीं का मतलब क्या समझूं कि नोट्स नहीं बना पा रहे, या ये समझूं कि नहीं बना पा रहे हैं? देखो, दो अलग अलग शब्द हैं। रोको मत, जाने दो। और यहां यदि कॉमा लगा दिया जाए तो रोको मत जाने दो, अर्थ ही अलग हो जाएंगे। तो आप अच्छे से लिख के बताएं कि आप नोट्स बना पा रहे हैं या नहीं। हितेश जांगीर, आपके नहीं का मतलब क्या समझा जाए? कि यहां से आप देख लीजिए अच्छे से कि रोको मत जाने दो। एक बार मेरे प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर हुआ करते थे, हमारे हिंदी के अध्यापक थे। उन्होंने निबंध लिखवाया था कि मेरे प्रिय अध्यापक कौन है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें यह लिखना था कि हमारे प्रिय अध्यापक वही हैं जो हमारे हिंदी के टीचर थे। अब एक लड़के ने लिख दिया कि, नाम लिख दिया कि मेरे प्रिय अध्यापक ये हैं, फिर लिख दिया कि वो बहुत कम पीटते हैं।
वो लिख तो ये रहा था वो बहुत कम पीटते हैं, पर कुछ शरारती बच्चे उन्हें पीटने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन उसकी जगह ये लिख दिया कि वो बहुत कम पीटते हैं। उन्होंने मात्रा का फर्क डाल दिया कि वो बहुत कम पीटते हैं, पर कुछ शरारती बच्चे उन्हें पीटने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो सरकारी स्कूल था, ग्रामीण परिवेश से टीचर थे, सीधा जूती निकाली और वहां पर दे दमादम शुरू कर दी। तो बड़ा फर्क होता है। एक तो ये कहा जाए कि नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या की, एक ये कहा जाए कि नाथूराम गोडसे ने गांधी वध किया। एक अवधारणा में गांधी जो है वो नायक हो जाएंगे और एक अवधारणा में गोडसे नायक हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा पूरा कमेंट करके बताइए हितेश जांगीड़ कि आप नोट्स बना पा रहे हैं या नहीं। जया माथुर, नहीं सर वी कैन, बिल्कुल ठीक है। जानवी, हाँ सर जी कोई दिक्कत नहीं है। हितेश जांगीड़, हाँ। अब फिर हाँ, अब इस हाँ का मतलब क्या समझूं? हितेश जांगीड़ आप लिख के बताइए कि आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। प्रवीण, आसानी से बना पा रहे हैं, ठीक है। जहां तक मुझे ओवरऑल लग रहा है आप सभी आराम से नोट्स बना पा रहे होंगे। शब्दों का बड़ा सोच समझकर उपयोग करना चाहिए हिस्ट्री में। तो स्वास्तिक चिन्ह सूर्य पूजा का प्रमाण है, मतलब सूर्य पूजा का प्रचलन था। लगभग प्रत्यक्ष पूजन प्रचलित था। तो लिंग और योनि पूजा का प्रचलन था। और ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि लिंग पूजा की शुरुआत कहां से होती है भारत के इतिहास में? तो सिंधु घाटी सभ्यता से भारत के इतिहास में लिंग पूजा के प्रमाण मिलते हैं। आज भी हम शिवलिंग को पूजते हैं, तो आज भी वो सारी चीजें विद्यमान है। तो लिंग पूजा और योनि पूजा का प्रचलन यहां पर था। वृक्ष पूजा का प्रचलन था और ये लोग पीपल को पवित्र वृक्ष के रूप में पूजते थे। आज भी पीपल को पवित्र वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। तो ये सारी चीजें लगभग आज भी प्रचलित है। मूर्ति पूजा का प्रचलन था। पशुपति, मोहनजोदड़ो में हमने, सर आप अच्छा, विष्णु सिंह, समझ नहीं पा रहा मैं आपने क्या लिखा है। खैर, मूर्ति पूजा या पशुपति कल ये लोग पूजन करते थे, उर्वरता की देवी का पूजन करते थे। मोहनजोदड़ो से पशुपति का मोहर पर अंकन मिला है, जिसे मार्शल ने क्या माना है? आद्य शिव माना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मूर्ति पूजा की शुरुआत कहां से हुई? सिंधु घाटी सभ्यता से हुई। लेकिन एक खास चीज आप जरूर ध्यान रखें, सिंधु घाटी सभ्यता से हुई। मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई, लेकिन मंदिर के प्रमाण कहीं से प्राप्त नहीं होते हैं। आपके प्राचीन भारत का जो भी सिलेबस दे रखा है, सिंधु, वैदिक, बौद्ध, जैन, महाजनपद काल और मौर्य काल, तो वहां तक मंदिरों के प्रमाण नहीं मिलेंगे, क्योंकि मंदिर बनना गुप्त काल में शुरू हुए थे। मंदिर कौन से काल में बने? गुप्त काल में बने, नागर शैली में बने। वैसे मंदिर निर्माण की 3 शैलियां रही है, नागर, बेसर और द्रविड़। तो प्रमुख रूप से 2 ही थी, एक तो द्रविड़ और एक नागर। बेसर शैली में तो, बेसर मैंने गलत लिख दिया यार, बेसर शैली में तो संरचना नागर शैली की, अलंकरण या सजावट द्रविड़ शैली का है। तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण शुरू हुआ था और गुप्त काल आपके सिलेबस में है ही नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको प्राचीन भारत के मंदिर नहीं पढ़ने हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से मूर्ति पूजा की शुरुआत होती थी, लेकिन मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। इसी के साथ आप ये भी याद रखें कि लोहे के प्रमाण नहीं मिले। लोहा वैदिक सभ्यता में आएगा। गजब क्लास है सर, चलने दो, आनंद आ रहा है। सर जी इस क्लास का टाइम क्या रहेगा? डेली टाइम 1-2 दिन में शेड्यूल सेट हो जाएगा आपका, तो उस अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। तो मंदिर और लोहा, इन दोनों चीजों के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त नहीं होते हैं, ये आप जरूर याद रख लेना। एक बतख जो है उसको पवित्र पक्षी के रूप में पूजा जाता था। बतख या फाख्ता
एक ही बात है। बतख या फाख्ता को पवित्र पक्षी के रूप में पूजा जाता था। बतख या फाख्ता को पवित्र पक्षी के रूप में पूजा जाता था। और इन लोगों के लिए जो पवित्र पशु था वो था एक श्रृंगी वृषभ। एक श्रृंगी वृषभ या एक श्रृंगी बैल जो है वो इन लोगों के लिए पवित्र पशु था। उसको शक्ति के प्रतीक के रूप में, ताकत के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। देखो यहां थोड़ा सा वैदिक सभ्यता में चीजें उलट जाएंगी। यहां पवित्र पशु एक श्रृंगी वृषभ है, मतलब वो लोग एक सींग वाले बैल को पूजते थे और उसे शक्ति का प्रतीक माना गया है। जबकि वैदिक सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु, सबसे महत्वपूर्ण पशु तो घोड़ा होगा, सबसे पवित्र पशु जो है वो क्या होगा? पवित्र पशु होगा वहां पर गाय। गाय को अगन्य या अवध्य कहा गया है, अर्थात जिसका वध नहीं किया जाना चाहिए। तो यहां से चीजें वैदिक सभ्यता में कुछ बदलेंगी, इसीलिए हम मानते हैं कि सिंधुवासी अलग थे और वैदिक आर्य अलग थे। तो यहां पर पवित्र पशु एक श्रृंगी वृषभ था, उसको शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था पे कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था किस तरह से थी। तो देखो अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी। बहुत जगह यह लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था व्यापार पर आधारित थी। आप अच्छे से दिमाग में उतार लेना, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं हर चीज का रेफरेंस मैं दूंगा। अगर क्वेश्चन गलत मान लिया जाए आपका तो क्वेश्चन को डिलीट करवाया जाएगा, आपत्ति लगा दी जाएगी और विद रेफरेंस। ऐसा नहीं है कि जब अभी रीट का पेपर हुआ था तो जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स से मांग रहे थे कि रेफरेंस, मैं दूंगा आपको रेफरेंस हिस्ट्री की किसी भी चीज का, चाहे तो कहीं से रेफरेंस निकालना पड़े। मेरे हर लाइन जो है वो सादी हुई है, एक भी लाइन गलत नहीं हो सकती। आप खुद से करेक्शन मत कीजिएगा। अगर कुछ दिमाग से ही मिसप्रिंट हो जाए तो अगली क्लास में, मैं अपनी खुद की क्लास हर रोज देखता हूं कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो कहीं दिमाग से लैप्स हो गया हो, कुछ गलत लिखा दिया हो, तो मैं खुद ही बता दूंगा। बिल्कुल मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि कुछ गलत लिख दिया जाए तो। बाकी आप खुद से कोई नोट्सों में करेक्शन किसी गाइड को देख के मत करना, मैं आपको हर चीज का रेफरेंस दूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही था। व्यापार दोनों तरह से होता था, आंतरिक व्यापार भी प्रचलित था और विदेशी व्यापार भी प्रचलित था। मैंने अभी बताया कि लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। फारस या सुमेरियन जो सभ्यता थी, फारस या सुमेरियन जो सभ्यता थी, वहां सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। मैंने अभी आपको सारी चीजें लोथल में अच्छे से समझाई थी। तो व्यापार दोनों तरह का प्रचलित था, आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार। लेकिन अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही था। भारत के इतिहास में ही अर्थव्यवस्था का आधार कृषि रहेगा। आप तो इतना सा याद रख लेना कि वैदिक सभ्यता पढ़ाई जाए, जब एक काल पढ़ाया जाएगा ऋग्वेदिक काल, और इस ऋग्वेदिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन था, गौण व्यवसाय कृषि था वहां पर। बस ये याद रखना है कि ऋग्वेदिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन था। अदरवाइज पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही रहेगा। ये अच्छे से ध्यान रखें आप। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि, पशुपालन और व्यापार। कृषि और पशुपालन का सम्मिलित रूप मतलब मिश्रित कृषि का प्रचलन था। ये लोग मिश्रित कृषि करते थे और एक साथ दो फसल भी बोते थे। और हमने कालीबंगा में पढ़ा था कि ये चना और सरसों जो है वो दोनों फसलें एक साथ बोया करते थे। तो अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी।
आंतरिक व्यापार का भी प्रचलन था और विदेशी व्यापार का भी प्रचलन था। व्यापार जो है वो समृद्ध अवस्था में था। सिंधु घाटी सभ्यता की समृद्धि का कारण व्यापार था। लेकिन हम जब ये क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो वहां इस चीज से पैरामीटर लगाए जाते हैं कि कितनी आबादी कौन सी व्यवस्था में या कितनी आबादी कौन से व्यवसाय से संबंधित रही है, ना कि इससे कि किस व्यवसाय से कितनी आमदनी हो रही है। तो अर्थव्यवस्था का आधार इसी क्रम में याद रखना है आपको, कृषि, पशुपालन और व्यापार था। व्यापार समृद्ध अवस्था में था। आंतरिक व्यापार का प्रचलन भी था, विदेशी व्यापार का प्रचलन भी था। फारस या सुमेरियन सभ्यता के इन लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। मिस्र की सभ्यता के साथ इन लोगों के व्यापारिक संबंध थे। मिश्रित कृषि का प्रचलन था, एक साथ 2 फसल चना और सरसों बोते थे। कुल मिलाके यहां से 9 फसलों के प्रमाण प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। कितनी फसलों के? 9 फसलों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और जो प्रमुख फसलें थी वो गेहूं और प्रमुख फसलें जो थी वो थी गेहूं और जौ। चना और गेहूं जो बताते हैं, प्रमुख फसलें गेहूं और जौ थी। चना प्रमुख फसलों में नहीं था यार, है ना। जो सबसे प्रमुख फसलें थी वो गेहूं और जौ थी। कुल 9 फसलों के प्रमाण प्राप्त यहां से होते हैं, उनमें से प्रमुख फसलें गेहूं और जौ थी। अब आप तब तक कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि जो ऋग्वेद है उसमें कौन से अनाज का उल्लेख है। आप जल्दी कमेंट कीजिए क्योंकि क्लास का समय इतना ही बचा है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि ऋग्वेदिक काल जो था या ऋग्वेद जो है वहां किस अनाज का उल्लेख मिलता है। तब तक आगे अपन चीजें करते। प्रमुख फसलें 9 फसलें थी, गेहूं और जौ उनमें से सबसे प्रमुख थी। चना और सरसों साथ बोते थे। मिश्रित कृषि मतलब खेती और पशुपालन एक साथ करते थे। जहां तक की चीजें हमने देख ली थी। गुजरात का नेस्दी नगर, नेस्दी नगर था गुजरात, ये पशुपालन का केंद्र था। गुजरात का नेस्दी नगर जो है वो पशुपालन का केंद्र था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है नेस्दी नगर, ये पशुपालन का केंद्र था। देखो ये क्वेश्चन नेस्दी नगर, ये आरपीएससी ने कभी नहीं पूछा। आपके एग्जाम में निश्चित रूप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी कि सिंधु सभ्यता में व्यापार का केंद्र जो है वो पशुपालन का केंद्र जो है वो कौन सा नगर था, तो नेस्दी नगर था। तो याद रखना कि पशुपालन का केंद्र नेस्दी नगर था। अर्थव्यवस्था का आधार क्या ही था? कृषि ही था। अब दूसरी चीज मोहरें। जो मोहरें थी वो मुख्यतः वर्गाकार थी। ऐसा नहीं है कि आयताकार मोहरें नहीं मिली या बेलनाकार एक भी मोहर प्राप्त नहीं हुई, लेकिन प्रमुख रूप से मोहरें वर्गाकार थी। और वो मोहरें किसकी बनी हुई थी? वो मोहरें सेल खड़ी या स्टेटाइट, एक ही बात है, कोई सा भी ऑप्शन दे दे आपको। सेल खड़ी या स्टेटाइट की बनी हुई होती थी। मोहरें सेल खड़ी या स्टेटाइट की बनी होती थी। क्या होता है ये सेल खड़ी? तो नदी का जो तल होता है, एनसीईआरटी ने सीधा लिख रखा है, नदी के तल में पाया जाने वाला मृदु सफेद पत्थर। जो भी ये क्लास देख रहे हैं वो मेरे को बार बार ये मत बोलना कि सर एनसीईआरटी के आधार पे पढ़ाओगे क्या। ठीक है, 6 से और 12 बुक जो है उनमें कुछ भी नहीं छोड़ रखा किस एंगल से क्वेश्चन बन सकता है। आप टेंशन मत लेना इस चीज की। तो वहां लिखा हुआ है, मान लो सीधा पूछ ले कि सेल खड़ी होता क्या है, तो सेल खड़ी नदी के तल में पाया जाने वाला सफेद मृदु पत्थर होता है, कोमल पत्थर होता है सेल खड़ी, उसे ही कहा जाता है स्टेटाइट। तो मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और वो किसकी बनी हुई थी? वो सेल खड़ी की बनी हुई थी। लेकिन व्यापार जो है वो वस्तु विनिमय पर आधारित था।
व्यापार किस पर आधारित था? व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। तो अब मुख्य बिंदु ये आता है कि फिर ये मोहरें किस काम आती थी? जब व्यापार जो है वो वस्तु विनिमय पर आधारित था तो मोहरें किस काम आती थी? तो साथियों ये जरूर ध्यान रखना कि व्यापार तो वस्तु विनिमय पर ही आधारित था, लेकिन ये मोहरें जो है वो नगरों में प्रवेश का माध्यम थी, परमिट थे। अगर आपको गढ़ी क्षेत्र में प्रवेश चाहिए तो वहां आपको वो मोहर दिखानी पड़ेगी, मतलब एक तरह से कार्ड था, वो परमिट था या पासपोर्ट था कि अगर आपको एंट्री चाहिए अंदर तो आपको क्या दिखानी पड़ेगी? मोहर दिखानी पड़ेगी। दूसरी चीज, व्यापारिक वस्तुएं जो होती थी उन पर मोहर लगाई जाती थी ताकि सीधा संबंध रहे। मान लो कि फारस के साथ व्यापार था और वस्तुओं के जो पैकेट्स होते थे उन पर मोहर लगा दी जाती थी कि ये कहां से आई है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से आई हुई वस्तुएं। तो ये आपको जरूर याद रखना कि मोहरें जो है वो वर्गाकार थी, सेल खड़ी की बनी, स्टेटाइट की बनी। नदी के तल में पाए जाने वाला सफेद मृदु पत्थर क्या था? सेल खड़ी था। व्यापार जो है वो वस्तु विनिमय पर आधारित था और ये मोहरें नगरों में प्रवेश का माध्यम थी। इतनी चीजें मोहरों में हमें याद रखनी है। तोल की इकाई जो है वो 16 के अनुपात में थी। तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। अब 16 के अनुपात में किस तरह से थी? एक तो कमेंट करके आप ये बताइए कि 1 रुपए का सिक्का सबसे पहले किस शासक के काल में ढाला गया? इसका कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द आंसर दीजिए आप तेजी के साथ कि 1 रुपए का सिक्का सबसे पहले किस शासक के काल में ढाला गया। बाकी मैं आपको ये चर्चा हम जारी रखते हैं कि 1 रुपए में 16 आने होते हैं। 1 रुपए में 16 आने होते हैं और आप सबने सुना होगा कि हमारे बुजुर्ग जो है वो कभी चवन्नी नहीं बोलते थे, वो 4 आना बोलते थे, क्योंकि यहां पर भी रुपया कितने में बटा हुआ था? 16 आनों में बटा हुआ था। ठीक है, तो भारत में हमेशा से जो वर्गीकरण रहा है वो 16 के अनुपात में रहा है। तो यहां तोल की इकाई कितने के अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी, इसीलिए चवन्नी को 4 आना कहा जाता था। आपने अब तक रिप्लाई नहीं किया कि 1 रुपए का सिक्का सबसे पहले किस शासक के काल में ढाला गया? आप रिप्लाई कीजिए। मुद्रा व्यवस्था नहीं थी, मुद्रा व्यवस्था नहीं थी क्योंकि व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। अब देखो बहुत सारी चीजें अलग अलग क्षेत्रों से। किरण शेखावत, शाहजहां, बिल्कुल गलत आंसर है, विशुद्ध गलत। शाहजहां का 1 रुपए के सिक्के से कोई संबंध नहीं है। खैर, मुद्रा व्यवस्था नहीं थी। इंडो ग्रीक या हिंद यमन शासकों ने मुद्रा व्यवस्था शुरू की थी, तो मुद्रा व्यवस्था नहीं थी। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग चीजें आयात की जाती थी। आपको सारी चीजें याद नहीं रखनी है, जो जो बता रहा हूं काम काम की वो याद रखनी है। सोना, ये कर्नाटक से, कोलार से, कर्नाटक में कोलार की खाने प्रसिद्ध है, वहां से आयात होता था। चांदी, ईरान, अफगानिस्तान, हम वहीं पहुंच जाते हैं। ईरान मतलब फारस, और फारस के साथ इनके संबंध व्यापारिक थे। जवाब दीजिए, 1 रुपए का सिक्का किस शासक के काल में ढाला गया? सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। उम्मीद है कि आप जरूर जवाब देंगे। अगर आप जैसे बेहतरीन स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाए तो कहां से जवाब मिलेगा इस आसान से क्वेश्चन का? खैर, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, और तांबा, ये 3 चीजें याद रखनी है बस आपको। तांबा खेतड़ी या झुंझुनू। तांबा कहां से आयात होता था? खेतड़ी या
झुंझुनू से आयात होता था। अब आपसे पूछे जाने लायक जो क्वेश्चन है वो है ये कि तांबा कहां से आयात होता था, खेतड़ी या झुंझुनू से सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का आयात होता था। किसी का आंसर नहीं आया। अब आगे चलते हैं यहां से। देखो, एक तो कुछ चीजें जिनके प्रमाण नहीं मिले। लोहा के कोई प्रमाण नहीं मिले, मंदिर के कोई प्रमाण यहां से प्राप्त नहीं हुए। इन दोनों चीजों के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। अगली चीज, घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे। सिंधुवासी जो थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। आपको ये जरूर याद रखना है कि यदि कहीं सोना केजीएफ, हमें केजीएफ, घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में असत्य कथन पूछा जाएगा तो वह निश्चित रूप से पूछा जा सकता है कि घोड़े के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, वो असत्य होगा। घोड़े के प्रमाण प्राप्त हुए हैं लेकिन ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। परिचय होना अलग बात है। कपास जो है वो सिंधु वासियों की देन है। कपास किनकी देन है? सिंधु वासियों की देन है। 1 रुपए का सिक्का, बिल्कुल, शेरशाह सूरी ने से रुपया नाम का सिक्का चलाया था जो वर्तमान मुद्रा प्रणाली का आधार है। बहुत सारा योगदान शेरशाह सूरी का हम पढ़ेंगे जब हम मुगल काल पढ़ेंगे तो हुमायूं को दर बदर की ठोकरें खाने पे विवश कर देगा ये शेरशाह सूरी। तो पहली बात तो वैसे एग्जैक्ट ये शेरशाह सूर है, ना कि शेरशाह सूरी। ये शेरशाह सूर है, शेरशाह सूरी नहीं है। शेरशाह सूरी तो प्रचलित हो गया, नहीं तो ये शेरशाह सूर है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी पढ़ते हैं हम इस्लाम शाह सूर, उसके बाद पढ़ते हैं हम सिकंदर सूर। हुमायूं की जब मृत्यु हुई तो अकबर सिकंदर सूर से कालानौर पंजाब में युद्ध कर रहा था। तो ये शेरशाह सूर है। ये टर्म आप बार बार देखोगे। आप राजस्थान का इतिहास जब हम शुरू करेंगे तब अच्छे से देखोगे कि सूरी शब्द जैन विद्वानों के सामने लगता था, ये इस्लाम में शब्द लगता ही नहीं। ये शेरशाह सूर है, ये शेरशाह सूरी नहीं है। रुपया नाम का सिक्का वर्तमान मुद्रा प्रणाली का जो आधार है वो शेरशाह सूरी ने चलाया था। बिल्कुल सही आंसर है। मधु पालीवाल बिल्कुल सही आंसर है। विष्णु सिंह सही आंसर है। प्रवीण सोना केजीएफ से विशुद्ध गलत आंसर है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। शेरशाह सूरी, जया माथुर बिल्कुल सही आंसर है। हितेश जांगीर शेरशाह सही आंसर है। सूरवंश, बिल्कुल सूरवंश में शासक हुए, अफगान वंश में। सूरवंश अफगान वंश था, दूसरा अफगान साम्राज्य भी कहा जाता है सूरवंश को। तो कपास जो है वो सिंधु वासियों की देन है। जो मृद भांड, देखो मृद मतलब मिट्टी, मृदा, और भांड माने बर्तन। वैसे भांड का सामने वहां मत लगा देना कि राजाओं की जो गिरदावली गाने वाले जो लोग होते थे राजाओं की प्रशंसा में, उन्हें भी भांड कहा जाता था। लेकिन यहां संबंध है बर्तन। यहां से काले व लाल मृद भांड प्राप्त होते हैं। कैसे मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं? काले व लाल मृद भांड। तो काले व लाल मृद भांड सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। यहां तक की चीजों के आप अच्छे से नोट्स बनाएं। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता में अपना बिंदु बच गया है वो बचा है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण। किन किन इतिहासकारों के क्या क्या मत रहे, वो सारी चर्चाएं हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।